तो जनाब अर्ज किया है कि गूगल सर्च बदल गया, अब एआई का है ज़माना। गूगल सर्च बदल गया, अब एआई का है ज़माना। कीवर्ड्स का गेम खत्म, पुराना हुआ फसाना। क्या बात है, क्या। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद गनाता और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक भी कर रही है तो क्या आपको इतना सफिशिएंट क्लिक्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पे हम ऑर्गेनिक रैंकिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल एसईओ का जो ट्रेंड है काफ़ी चेंज हो गया है। अब यहाँ पर रैंकिंग नहीं, विजिबिलिटी को डिस्कस किया जाता है। तो हम जितना रैंकिंग को लेके सीरियस हैं और क्या उतना सीरियस होना बनता भी है। तो भाई सीधी सीधी बात है कि अगर आपकी वेबसाइट टॉप पर रैंक कर रही है तो क्या आज के दौर में आपको वही क्लिक्स मिलते हैं जो पहले मिला करते थे, ठीक है। क्या ये वो वक्त नहीं है कि आप थोड़ा सा एसईओ को लेके पर्सपेक्टिव चेंज कर देना चाहिए, रैंकिंग से ज़्यादा विजिबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, हम एक वक्त पे जो एसईओ करते थे तकरीबन आज से कुछ सालों पहले जो एसईओ होती थी वो कीवर्ड बेस्ड एसईओ होती थी, ठीक है। जो हमें ऐसा लगता था जो कि स्ट्रैटेजी बेस्ड एसईओ है, ऑनेस्टली प्लीज नो ऑफेंस। पहले हम क्या करते थे, पहले कीवर्ड डेंसिटी पे खेला जाता था, ठीक है। एक कीवर्ड को सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स मेटा टाइटल में डाल दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, यूआरएल में डाल दिया, ठीक है, उसके पेज के H1 टैग में डाल दिया। और अगर 800 वर्ड का कंटेंट है तो मेकिंग श्योर कि मिनिमम कीवर्ड डेंसिटी 2.5 की हो, उस हिसाब से ऑल अक्रॉस द कंटेंट प्लेस कर दिया हमने। और जी हमारा कंटेंट हो गया ऑप्टिमाइज, क्योंकि हमने भर भर के कीवर्ड डाल दिए और गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देंगे। एक्चुअली वेब मास्टर टूल्स में द पुराना गूगल सर्च कंसोल वेब मास्टर टूल्स, तो हम सबमिट कर देंगे और फिर इसके बाद हमारे पास रैंकिंग आना शुरू हो जाएगी। और सिर्फ इस तरीके से हम नहीं, बाकी लोग भी यही करते थे और फिर इसके साथ भर भर के लिंक्स बिल्ड कर देते थे और इसी का नाम होता था एसईओ स्ट्रैटेजी। हालांकि वो एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं है, उसको कीवर्ड मैचिंग कहते हैं। उसमें कहीं भी स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक कीवर्ड है वो हमने उठाया, ऑल अक्रॉस द कंटेंट जगह जगह रख दिया, बस खत्म हो गया काम, ये हो गई हमारी एसईओ स्ट्रैटेजी। तो जनाब इसको एसईओ स्ट्रैटेजी नहीं कहते, ठीक है, इसको कीवर्ड मैचिंग कहा जाता है। अब देखें, कोई भी कीवर्ड लिखा जाए ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशंस होती हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई लिखता है गूगल पर रनिंग शूज, तो अब उसके पीछे यूजर भी कोई भी हो सकता है और उसकी इंटेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। ये तो असम्पशन वाली बात है ना, कि आपको पता है कीवर्ड एरिया, कीवर्ड के टाइम पर तो यही होता था ना। अब वो कोई भी हो सकता है, वो फर्स्ट टाइमर भी हो सकता है, वो कोई इंजर्ड रनर भी हो सकता है जिसको पहले इंजरी हुई हो तो वो थोड़े अच्छे शूज़ तलाश कर रहा हो रनिंग के लिए, ठीक है। या तो वो कोई पेरेंट भी हो सकता है जो अपने बच्चे के लिए अच्छे से रनिंग शूज़ ढूंढ रहा हो। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं गूगल सर्च में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाइटरी सप्लीमेंट। अब मैंने ये कीवर्ड लिखा, इससे क्या पता चल रहा है, डाइटरी सप्लीमेंट लिख के मुझे क्या, इसको गूगल क्या समझ रहा है कि भाई ये जिस बंदे ने लिखा है उसका क्या इंटेंशन था ये लिखने के पीछे, उसको तो नहीं पता, इसने सिर्फ एक जर्नल इन्फॉर्मेशन दे दी। लेकिन अब मैं लिखता हूँ, अब मैं इसको बताऊंगा यहाँ पर, ये जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया हमारे पास क्या आ रहा है, देर इज नो सिंगल मैजिक। अब मैंने उनको पूरा कंप्लीट सिनेरियो बता दिया कि भाई ओवर 30 मैन के लिए वेट लॉस के हवाले से बेस्ट डाइटरी सप्लीमेंट कौन सा है। इन्होंने अब जाके इनको पता चला कि भाई सामने वाला बंदा दरअसल क्या बात करना चाह रहा है, ठीक है, उसका असल सवाल क्या है। पहले तो सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट लिख दिया था, लेकिन अब पूरी इन्फॉर्मेशन दी है इसके अंदर मैंने। तो यहाँ पर ये चीज़ पता नहीं चलती थी, ठीक है ना। और इस तरीके से पहले अगर हम गूगल सर्च पे इतनी सारी इतने लंबे लंबे सवाल नहीं लिखे जाते थे, क्योंकि गूगल सर्च दरअसल पहले सिर्फ ब्लू लिंक्स का एक भंडार था और कुछ भी नहीं, जिसके अंदर बस ब्लू लिंक्स भरे होते थे और उसने कोई जवाब नहीं देना होता था, बस रिजल्ट ला के दिखा देता था और उस पर आप क्लिक करो और जाके अपने हिसाब से फिल्टर आउट करो। लेकिन अब यहाँ पे सीधा सीधा जवाब दिख गया और जवाब का भी जो मेन पॉइंट है यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया कि भाई आपका इस पूरी कहानी में आपका असल जवाब ये है। तो सारी बात ये है कि भाई एक कीवर्ड एरा हुआ करता था जब इस तरीके की चीज़ें प्रैक्टिस नहीं की जाती थी, और ये बात गूगल ने 2015 में हाईलाइट कर ली थी और इस चीज़ को बहुत क्लियरली बता दिया था कि कोई भी बंदा जब सर्च करता है कि वो कुछ इंटेंशंस लेके आता है, तो गूगल ने अपने कीवर्ड के चंक्स को, डेटाबेस को देखते हुए उन पूरी इन्फॉर्मेशन को 4 इंटेंशंस में क्लासिफाई कर लिया था कि लोग जो सर्च कर रहे हैं वो किस किस इंटेंशन से सर्च करते हैं। तो पहली इंटेंशन है वांट टू नो, कि वो सिर्फ एक मालूमात जानना चाह रहा है। अब जैसे रनिंग शूज़ के हवाले से क्या होगा, नी हाउ डज नी पेन फ्रॉम रनिंग एक्चुअली स्टार्ट, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, नी पेन फ्रॉम रनिंग एक्चुअली स्टार्ट उसका डायरेक्ट ताल्लुक शूज़ से भी होता है, ठीक है। तो दिस वुड बी वन ऑफ द रीज़न। सेकंड इंटेंशन क्या आ जाती है, वांट टू गो, ठीक है। अब उसे किसी जगह पे जाना है, किसी एक बेहतर स्टोर पे जहाँ से वो अच्छे से रनिंग शूज़ खरीद सके, तो उसके लिए क्या कीवर्ड हो गया, बेस्ट रनिंग शूज़ नियर मी, ठीक है। उसको पता चल गया है कि इट्स वांट टू गो इंटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डू आई फिक्स नी पेन व्हेन आई रन, ठीक है। अब यहाँ पर वो एक्शन चाह रहा है, ठीक है, तो इसके लिए वांट टू डू, ये एक और इंटेंशन हो। और फिर नेक्स्ट इस पर सर्च होता है बेस्ट रनिंग शूज फॉर फ्लैट फीट, तो यहाँ पर इसमें क्या हो गया, सिंपल सिंपल वो परचेस करना चाह रहा है, इसलिए वांट टू बाय इंटेंट। तो इस तरीके से 4 इंटेंट में क्लासीफाई हो गया।
अब ये एक बहुत मजे की चीज है, यहाँ पर देखना है कि किस तरीके से गूगल सर्च में गूगल एआई ओवरव्यू ज्यादा हाईलाइट हो रहा है बनस्पत ऑर्गेनिक रैंकिंग्स के। ठीक है, अभी आपके सामने मैंने एक सर्चिंग की। ठीक है, मैंने यहाँ जो भी किया यहीं पर ही किया, मैं नीचे गया भी नहीं हूँ, हालांकि नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है। अब आप खुद सोचें, ये जो बंदा टॉप पे रैंक कर रहा है उसको तो मैंने टच भी नहीं किया ना, ऐसा ही है ना। मैं सीधा, मुझे यहीं पे मेरा जवाब मिल गया, बात खत्म यहीं से। अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो मसला था वो यहीं पर ही हल हो गया। मुझे यहाँ तक तो जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, पूरा चंक तो इसने ले लिया। देखिए ना, एक पेज पूरा इसने एआई ओवरव्यू ने कवर किया हुआ है। और यहाँ पर एक और सवाल ऐड कर दूंगा तो ये एआई मोड खुल जाएगा, और नीचे ऑर्गेनिक रैंकिंग का तो फिर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना। तो ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर देखें क्या है कि पहले एआई ओवरव्यू जब रोल आउट प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ था तब भी 50% सर्चेस मिलते थे उसको, और अब रोल आउट होने के बाद 59 तक पहुंच गया है। अब इससे हुआ क्या है कि जो ऑर्गेनिक रैंकिंग्स जो थी, जो टॉप पे रैंक करते हैं ये वाले, इन रैंकिंग्स में ये वाली जो रैंकिंग है जनाब, यहाँ से जो स्टार्ट होती है, इसका जो क्लिक थ्रू रेट है 1.76 से 0.61, मतलब 60% ड्रॉप हो चुका है। एआई ओवरव्यू के आने से ऑर्गेनिक क्लिक्स 60% ड्रॉप हो चुके हैं। अब मजे की बात हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि देखिए, पहले कीवर्ड का जो सिनेरियो होता था उसमें लोग नॉर्मल नॉर्मल अपना 3 to 4 वर्ड्स के कीवर्ड लिख लेते थे। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, अब लोग अपनी सिचुएशन मेंशन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहले मैंने डाइटरी सप्लीमेंट लिखा तो मुझे इतना कोई खातिर ख्वाह नताइज वहाँ से नहीं मिले। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ से इस तरीके से लिखा तो प्रॉपर मुझे यहाँ पे एक एक्चुअल आंसर मिला जो मेरे लिए हेल्पफुल था। यही चीज़ यहाँ पर होती है कि लोग पहले कीवर्ड लिखते थे तो ऐसा सच उन्हें कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या करते हैं लोग, रियल सिचुएशन मेंशन करते हैं। आई हैव बीन रनिंग फॉर 3 वीक्स और मेरे घुटनों में तकलीफ है एंड आई हैव फ्लैट फीट, तो मेरे लिए कोई अच्छा शू रेकमेंड करे मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे वो उन्हें अच्छे शूज़ की रिकमेंडेशन देगा। और इस तरीके, और जो एआई आंसर्स की जो ट्रिगरिंग जो इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन या आपका कीवर्ड कितना बड़ा है। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 2 to 3 वर्ड्स के अंदर अगर आपका कीवर्ड है तो इतना फ्रीक्वेंटली एआई आंसर ट्रिगर नहीं होगा, लेकिन अगर 6+ वर्ड्स में जाता है तो वो एआई आंसर ट्रिगर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि गूगल सर्च सिर्फ एक ब्लू लिंक्स का मजमा ना हो बल्कि वो कॉन्वर्सेशनल एक्सपीरियंस है। इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई जब हम क्वेश्चन पूछें तो हमें कॉन्वर्सेशनल वे में एक आंसर मिले जो कि हमारे साथ रेलेवेंट हो। इसीलिए तो कहते हैं कि गूगल इज़ ऑल अबाउट गिविंग द बेस्ट सर्च एक्सपीरियंस, और उसी चीज़ को वो प्रेफर करता है। अब आपके लिए एक शॉकिंग न्यूज़। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक कर रही है तो वो एआई ओवरव्यू में रेकमेंड होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ चांसेस हैं अगर वो टॉप फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही है, लेकिन अगर उसके बाद लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ पर रैंक कर रही है तो ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आपकी वेबसाइट जो है वो एआई ओवरव्यू में भी ट्रिगर होगी। ठीक है, उसके पैरामीटर्स अलग हैं। ठीक है, उसकी वर्किंग बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से होती है। अब यहाँ तक अगर मैं आपको फैक्ट बताऊँ तो ये है कि अगर एक वेबसाइट टॉप फर्स्ट पर रैंक कर रही है तो उसके चांसेस जो है 31.4% है गूगल एआई ओवरव्यू में रिफ्लेक्ट करने के, लेकिन अगर फोर्थ पोजीशन पे तो उसके चांसेस ड्रास्टिकली गिरते हैं, लाइक अप टू 2.6%। इनफैक्ट मज़े की यहाँ पे चीज़ ये मिली है कि 90% ऑफ द वेबसाइट जो एआई ओवरव्यू में साइट होती हैं दे आर मोस्टली रैंकिंग आफ्टर 20th रैंक। ठीक है, मतलब सेकंड और थर्ड पेज पे वो होती हैं और वो एआई ओवरव्यू में साइट हो रही होती है। मतलब ऑर्गेनिक और एआई का थोड़ा सा डिफरेंस है रैंकिंग पैरामीटर्स का। तो जो एआई ओवरव्यू के लिए रैंकिंग पे एफर्ट करते हैं तो उनको एआई ओवरव्यू में रैंकिंग मिलती है, बेशक वो ऑर्गेनिक में रैंक ना भी कर रहे हो। तो क्योंकि एआई ओवरव्यू का ताल्लुक रेलेवेंस है, अब रेलेवेंस उसको किसी भी वेबसाइट से मिल सकती है, चाहे वो 21st या 25th पोजीशन पर रैंक करे, उसको रेलेवेंस मिलेगी, वो उठा के एआई पे शो कर देगा। तो रेलेवेंस इज द की। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो गूगल ने ये चीज़ हाईलाइट किए बगैर इस चीज़ को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है कि अब वो टॉप रिजल्ट्स को एआई में रेकमेंड नहीं कर रहा, और बहुत खामोशी से गूगल ने ये काम किया है। ठीक है, पहले जो है जो टॉप रिजल्ट्स होते थे वो उनका एआई में रिकमेंडेशन की चांसेस 76% थे, अब 38% तक गिर गए हैं, मतलब हाफ तक आ चुके हैं वो। इनफैक्ट सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इनफैक्ट सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि 3 out of 4 साइटेशन जो एआई में हो रही होती है, मतलब लाइक अराउंड 75% ऑफ द साइटेशन जो एआई में हो रही होती है दे कम इंटायरली आउट ऑफ टॉप 10 रिजल्ट्स। तो सिर्फ ऑर्गेनिक रैंकिंग पर ध्यान नहीं देना, एआई ओवरव्यू के लिए रेलेवेंस पे ध्यान देना है। एआई ओवरव्यू में साइटेशन के कुछ तरीके हैं जो मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, यहाँ भी कुछ शेयर करूँगा। पहला ये कि आप अपने पेज के कंटेंट को देखें। अगर आपका पेज किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर कर रहा है,
यूज़र के लिए रेलेवेंट है, ठीक है? सो जस्ट मेक श्योर कि वो चीज़ टॉप पर हाईलाइट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका लाइक 1000 वर्ड्स का कंटेंट है किसी पेज पे, लेकिन यूज़र का जो रेलेवेंट आंसर है, जिस पेज के लिए आपका, जिस पर्पस के लिए आपका पेज बिल्ड हुआ है, ठीक है, वेदर इट इज़ अ ब्लॉग और अ सर्विस पेज और एनीथिंग, तो उसका जो यूज़र का जो आंसर है, जो यूज़र से डायरेक्ट रिलेट करता है और वो पेज जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो वो आंसर टॉप पे दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी छठे सातवें पैराग्राफ के अंदर है तो गूगल इतना ज़्यादा नहीं जाएगा उसको क्रॉल करने, क्योंकि गूगल नॉर्मली स्कैन करता है, ठीक है, वो चंक्स उठाता है, उसको रेलेवेंट चीज़ मिल जाती है तो साइड कर देता है, नहीं मिलती तो छोड़ देता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ पर्पज से अपना पेज बिल्ड किया है जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है आपका वो पेज, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन है वो टॉप पे होना चाहिए, ना कि मिडल और एट द बॉटम, वरना फायदा नहीं है, वो चीज़ साइट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए सबसे पहली टिप इसके अंदर ये है कि यू हैव टू लीड विद द आंसर। अपना आंसर, अपना जो आंसर है वो टॉप पर रखें। और जाहिर सी बात है, आंसर किसी सवाल का ही होता है, सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का ही होता है, तो वो जो पेज का टाइटल है उसको एक जेनेरिक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कीवर्ड क्लस्टर बनाने की जरूरत नहीं है, उसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में डालनी, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को आंसर किया जाता है, सही। और हर पेज में एक एफएक्यू सेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है, रेलेवेंट पेज के अंदर एफएक्यू सेक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अंदर ये है कि आप एक प्रॉब्लम के और भी मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स को कवर कर सकते हैं। तो जब आप अपना पेज किसी भी हवाले से बना रहे हैं, उसके अंदर एक एफएक्यू सेक्शन रखें, तो उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट्स एक एफएक्यू सेक्शन में कवर किए जा सकते हैं, और शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उसकी साइट, उसका साइट होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन ये भी है कि मैंने दूसरी अपनी वीडियोस में भी बार बार कहा है कि अगर आप एआई ओवरव्यू में साइट होना चाहते हैं तो अपने मेंशंस पे ज़्यादा ध्यान दें। आप बैकलिंक्स पे तो वैसे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेंशंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जितनी बार ब्रांड मेंशन होगा उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वो मेंशंस कहीं भी हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी डिस्कशन में हो सकता है, कोई रिव्यू प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी पे क्यूरेटेड राउंडअप्स लिखे जा सकते हैं जिसके अंदर एक इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है और वहाँ पे एंड में आपका ब्रांड मेंशन होता है। ब्रांड मेंशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें जब दूसरी साइट पे पब्लिश होंगी तो वो भी क्रॉल होंगी, और क्रॉल होगी तो गूगल को आपके ब्रांड का नाम दिखेगा, ठीक है। लिंक के साथ साथ नाम मेंशन करना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपका ब्रांड साइट होगा उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, उतनी ही अच्छी आपकी रैंकिंग होगी, और उतनी ही अच्छी आपकी गूगल एआई ओवरव्यू के अंदर विजिबिलिटी होगी। मोर विजिबिलिटी इज इक्वल्स टू मोर लीड्स, मोर सेल्स और मोर रेवेन्यू, ठीक है। तो इस वक्त आपको इन 4 चीज़ों पर एक्शन लेना है। पहले ये है कि अपनी वेबसाइट के टॉप 5 पेजेस को उठाएँ, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स से पिक करें, ठीक है? और उनकी फॉर्मेशन ठीक करें, उन पे जो उनका जो टाइटल है वो क्वेश्चन फॉर्म में बनाएं, और उसके जो आंसर्स है वो टॉप पे हाईलाइट करें, उसमें एफएक्यू सेक्शन डालें। इट्स गोइंग टू हेल्प अलॉट। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, एसईओ का गेम चेंज हो गया है लेकिन एसईओ का मकसद चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। देखिए, पहले जो एसईओ की जाती थी वो भी, उसमें भी दो ही लोग होते थे, एक एसईओ, एक वेबसाइट ओनर और एक एंड यूज़र। अब भी एसईओ में यही होता है, तरीके चेंज हो गए, अप्रोच चेंज हो गई, स्ट्रैटेजी बदल गई, लेकिन अभी भी ताल्लुक ये दो लोगों के बीच कायम है कि एक वेबसाइट ओनर और एक कस्टमर, ठीक है ना। तो बस ये है कि कस्टमर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को आसान बनाना, क्योंकि इन दी एंड कोई ना कोई बंदा ऑन दी अदर साइड ही इज ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर हिमसेल्फ, आइदर लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, या उसे किसी हवाले से हेल्प चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। वही चीज़ हमने उसे डिलीवर करनी है, मेकिंग श्योर कि आज के दौर के हिसाब से रियल प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए, और फिर उस हिसाब से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जितना ज़्यादा न्यू स्ट्रेटजीज पर अडेप्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको एसईओ में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एसईओ चेंज हुई नहीं है, एसईओ रेगुलरली चेंज होती जा रही है, ठीक है। आए दिन कुछ ना कुछ नया चल रहा है एसईओ के अंदर, और अगर नई चेंजेस के साथ अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर एसईओ में विन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपको अगर अपनी वेबसाइट की एसईओ के लिए किसी हवाले से हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है, जो टीम नए ट्रेंड्स पे काम करती हो, नई टेक्निक्स पे काम करती हो, प्रॉपर रिजल्ट्स डिलीवर करती हो, ठीक है, प्रॉपर विजिबिलिटी इंश्योर करती हो, सो आई रन माई एसईओ एजेंसी, माय नेम इज़ नवीद गनात्रा। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर भी दिख रही होगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मेंशन की हुई है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ फिर से हाज़िर होऊँगा मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद गनात्रा को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।